हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे कि रेलवे जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है, आपका रेलवे जो ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 चल रहा है, इसमें आपको पता है कि आपका जो साइंस का जो पोर्शन है, आपका साइंस का जो पोर्शन है ना, वो लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा रहा है आपकी बार, क्योंकि साइंस आपको पिछले वाले लेवल की नहीं आ रही है। तो अब की बार क्या है कि जो आपके एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर हैं, उनको उठा रहा है। तो आज अपन इस वाले वीडियो में परिचर्चा करेंगे अमल, सार और लवण के जो एग्जाम्पलर हैं, जो एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे संबंधित या तो पिछली शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं या आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन आएंगे। तो उनकी अपन इस वाले वीडियो में परिचर्चा करेंगे। और अगर जैसे मान लो आप ये कर लेते हो, आपको पता है कि हर शिफ्ट में इस वाले चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन उठा रहा है। तो अगर ये मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें अगर आप ये वीडियो देख के जाते हो तो आपके 3 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। और अपन एनसीईआरटी फैक्ट के साथ देखेंगे आपके एग्जाम्पलर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आपसे कि आपका जो नॉर्मली जैसे ये था अपना भाई चैप्टर 2 है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या कि अपना जो ये रहेगा, वो रहेगा अपना चैप्टर 2 रहेगा। तो देखते हैं अपन, देखिएगा कि सबसे पहले बात करें। 1 मिनट, अपन चालू करते हैं, देखिएगा कि सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं कि अम्ल, सार और लवण के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे अपन? अम्ल, सार और लवण के बारे में। तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है कि देखना, आपने अम्ल, सार और लवण पढ़ा होगा, लेकिन बेसिक पढ़ा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो देखना एक बार अच्छे से आप कि पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या होता है जब एक प्रश्नली में एक अम्ल का विलयन और एक सार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। नॉर्मली अब देखो क्वेश्चन में तो क्या पूछा कि जब जैसे मान लो कि अम्ल और सार को मिलाएंगे तो क्या होगा, अम्ल प्लस आप सार को मिलाओगे तो क्या होगा। आपको पता है कि जब अम्ल की क्रिया सार के साथ करवाई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है। सबको पता है भाई, अम्ल सार किसको अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। तो कौन से मतलब इनमें से सत्य बात है, देखिएगा। अब आपको पता है एक तो क्या बन रहा है, लवण बनता है भाई। जैसे किसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि HCl अपना अम्ल है और NaC वो सॉरी NaOH अपना सार है। तो देखो यहाँ से एक तो बन जाएगा क्या, NaCl बनेगा। एक तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। एक क्या बन जाएगा, H2। देखो ये तो आपका लवण बन गया, ये आपका क्या बन गया, जल बन गया। तो देखो क्या पूछ रहा है कि अब विलयन का ताप बढ़ता है, विलयन का ताप घटता है, विलयन का ताप समान रहता है, लवण का निर्माण होता है। अब आपको पता है कि ये वाला तो आएगा, ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो अपना सही है, क्योंकि लवण तो इसमें क्या है, बनता है, आप देख रहे हो यहाँ से। उसके बाद में जैसे फोर्थ देखो कौन से में आ रहा है, तो देखो डी में आ रहा है। इसमें इसका मतलब इसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जब भी आप अम्ल में सार मिलाओगे तो इसका टेम्परेचर क्या बनेगा, सॉरी टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तो आई होप समझ आ गया होगा। तो इसमें जो पहला है और आपका फोर्थ है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन क्वेश्चनों में आपको सोचने की बात है, ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट चलो लो टिक लगा दिया, ये हो गया, इसका ये याद कर लो। लेकिन आपका क्या डाउट क्लियर होने चाहिए यहाँ से, भाई ये आंसर कैसे है, ठीक है। तो विलयन का ताप बढ़ेगा और लवण का निर्माण होगा जब भी आपकी अम्ल की सार के साथ में अभिक्रिया होगी। उसके बाद में देखिएगा कि अपना जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है अपना कि देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देख सकते हो कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देगा। देखिएगा कि एक जलीय जो विलयन है वो लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित होगा। व्युत्क्रमित का मतलब क्या होता है आपका, उल्टा होगा, ठीक है। देखिएगा कि जब एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला, अब आपको पता है कि लाल को जब नीला करता है, लाल जब नीला होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं। भाई सार ही होता है जो कि लाल लिटमस पत्र को किस में बदलेगा, नीले में। क्योंकि एक शब्द याद रखना आप अम्ल के लिए, जैसे मान लो अम्ल होगा ना, उसमें एक शब्द याद रखो नीला, कि नी से बन गया नीला और ला से बन गया लाल। अगर नीले को लाल कर रहा है तो अम्ल है, और लाल को नीला करेगा तो क्या है, अपना सार है। अब क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित करेगा, मतलब उल्टा होगा। तो उल्टे में अब जैसे इसमें सार आ रहा है तो उल्टे में क्या आना चाहिए, अम्ल आना चाहिए। तो देखो अम्ल कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो गया। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर डी। या आप इसको देखो ऐसे भी चेक कर सकते थे इसका आंसर कि ऑप्शन ए में बेकिंग पाउडर, बी में चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो सारे किसके सार के उदाहरण है।
जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना किसका उदाहरण है, अम्ल का उदाहरण है। तो आई होप फ्रेंड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन, ये अपने क्या बना रहे हैं, जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम जो क्लोराइड है उसका कार्य क्या होगा। अब आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं कि मुक्त गैस को अवशोषित करना, गैस को नमी प्रदान करना, गैस से नमी को अवशोषित करना और मुक्त गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना। ध्यान रखना ये क्वेश्चन क्या है कि काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपके जैसे अम्ल और सार के नॉर्मल क्वेश्चन उठा लिए, और यही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन, कहने का मतलब अपन क्या है कि कोई आर्द्र दिन है और अपन क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो गैस को सामान्यतः जो कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। तो रक्षित नली में क्या होगा आपका, तो इसमें क्या होगा कि जो ये जो गैस होगी, तो इस गैस से क्या इस नमी को ये अवशोषित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, इसमें जो गैस से जो नमी बन रही है उसको अवशोषित करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, ठीक है। कौन सा इनमें से लवण है आपका जो, आपका कहने का मतलब जो क्रिस्टलीकरण का जो जल है उसको नहीं रखता है। तो उसके देखिएगा नीला होता है, बेकिंग पाउडर है, दावन सोडा है या जिप्सम है। तो क्रिस्टलीकरण नहीं मतलब क्रिस्टल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वो सॉरी, ये आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब क्या हो गया, खाने का सोडा। देखिए आपने देखा होगा कि इनके तो क्रिस्टल बन जाते हैं जबकि इसका क्रिस्टल नहीं बनता, ठीक है। तो खाने का सोडा आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आप जैसे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अपन 5 पे चलते हैं। अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं तभी बता रहा हूँ कि आपको पहले क्या है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरे लिए हुए हैं। देखिएगा अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 5 रहेगा कि सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है। अब आपको पता है कि सोडियम जो कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, कि सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 हो गया। और जैसे मान लो कि इसमें अपन 10H2 और मिलाएंगे तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, धोने का सोडा, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि धोने का जो सोडा होता है, धोने का सोडा उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है, भाई क्षार है, इसमें जैसे 10H2 और लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या है ये, क्षार है क्योंकि यह लवण है। अब बताओ कि आपका जो Na2 जो CO3 है वो कैसा लवण होगा, देखिएगा। तो अब आपको पता है कि ये क्षार तो कैसा है, प्रबल है। और जबकि इसमें अम्ल कैसा रहेगा, दुर्बल रहेगा। ये क्षार तो कैसा रहेगा, प्रबल रहेगा। और जो इसमें अम्ल होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। वापस से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, देखिएगा कि सोडियम जो कार्बोनेट है आपका Na2CO3 क्षारकीय लवण है, क्योंकि ये लवण अब जैसे क्षारकीय है तो उसमें क्षार तो क्या होगा, प्रबल होगा, ठीक है। क्षार कैसा होगा, प्रबल होगा, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, आपको पता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अब आपको पता है कि जो शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे, शरीर का सबसे जो कठोर भाग होता है, सबसे कठोर जो भाग होता है वो क्या होता है अपना, इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल होता है। तो ये कैसा होता है, ये आपका होता है, ध्यान रखना, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये मतलब अपन मुश्किल से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर ये 30 क्वेश्चन आप करके जाते हो तो आपके 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आगे देखिएगा, आप क्वेश्चनों के लेवल से देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया, ध्यान रखना कि मृदा का कोई नमूना था उसको अपन किसमें, जल में मिश्रित कर दिया और उसको स्थिर छोड़ दिया। स्वच्छ जो विलयन है पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला करेगा। भाई जो पहले वाला था वो अपना कैसा कर रहा था, जो पहले वाला था अपना वो कैसा कर रहा था, पीला नारंगी कर रहा था। और जो अब वाला है वो कैसा कर देगा, हरा नीला कर देगा। तो जब इसमें अपन क्या मिलाएंगे, प्रति अम्ल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे इसमें, प्रति एसिड आपको, क्योंकि
अगर अपोजिट करना है तो आपको या तो एसिड या क्षार मिलाओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रति अम्ल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो अपना 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम सही है, मतलब कि पहले कम वाला उसके बाद ज्यादा वाला, है ना। तो आपको पता है कि जो आपका हाइड्रोजोक्लोरिक अम्ल होता है वो तो सबसे अधिक क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। और जैसे अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लास्ट में इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ठीक है। तो भाई इन दोनों में से आपका राइट आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसिटिक अम्ल जल की बात करते हैं तो इनमें सबसे जल से तो अधिक अम्लीय कौन सा होता है? अपना एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 8 है वहां तक अपने हो चुके हैं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन चलेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, आपको बता दें सारे क्वेश्चन आपके जो 10th NCERT है उससे उठाए गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यार्थी के हाथ पर एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर गई, ठीक है। आपका जो सांद्र अम्ल है उसकी कुछ बूंदें गिर जाती हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? अब आपके ऑप्शन है कि हाथ को लवणीय जल से धोए। जैसे मान लो कि उसके ऊपर क्या गिर गया? एसिड गिर गया। तो उसको क्या करना चाहिए? हाथ, जो अपना हाथ है उसको क्या लवणीय जल से धोए। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोए धोए और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका पेस्ट लगा ले। सोडियम जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला हो गया अपना NaSCO3। कहने का मतलब बेकिंग सोडा लगाए हाथ पर, या हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका NaOH। प्रबल सार के साथ अम्ल को उदासीन करे। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाए। किसका लगाए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बार बार बता रहा हूँ आपको, सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला है NaSCO3। इसको खाने का सोडा भी अपन बोलते हैं। को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। कहने का मतलब है जब भी आप जो आपका NaHCO3 है NaSCO3 है उसको आप एसिटिक अम्ल में मिलाओगे, ठीक है, COOH, तो क्या है? फिर यहाँ से क्या निकलेगी? एक गैस निकलेगी। तो उस गैस के बारे में सही कथन कौन सा होगा? कि यह चूने के पानी को दूधिया कर देगी, यह जलती हुई तिल्ली को बुझा देती है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। और जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका यह अरुचिकर गंध देती है। तो देखो इसमें आपका फर्स्ट वाला भी सही है कि चूने के पानी को कैसा कर देगी? ये दूधिया कर देगी। जलती हुई तिल्ली को क्या कर देगी? बुझा देगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन क्या है एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये कर जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा कि सामान्य जो लवण है, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में जो कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग होता है? ये जो अपने जो सामान्य जो लवण होते हैं उनका जैसे भाई अपना किचन में तो काम आए ही आएंगे, उसके अलावा अपन जैसे किस में और काम आ सकते हैं? तो देखिएगा धावन का सोडा Na2CO3 है भाई, ये भी किस लवण से ही बनता है? डॉट 10H2O, ठीक है। विरंजक चूर्ण, अब विरंजक चूर्ण तो कैसे बनेगा भाई? इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। जैसे मान लो फिर बात करें बेकिंग सोडा और बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं धावन सोडा और जो बुझा हुआ सॉरी धावन सोडा और जो आपका बेकिंग सोडा है इनके उपयोग में आपके जो रसोई में जो भी लवण काम में आएंगे उनका इनको बनाने में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद देखिएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग जो पाउडर है, बेकिंग पाउडर बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ उसको खाने का सोडा बोलते हैं NaHCO3। तो एक अवयव तो इसमें क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इसका अन्य अवयव कौन सा है? जो आपका बेकिंग पाउडर है उसमें एक आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और उसके अलावा आपका क्या है? तो देखो HCl है, या टार्टिक अम्ल है, या एसिटिक अम्ल है, या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है।
तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, क्या नाम होगा? टार्ट्रिक अम्ल। और देखो, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में ले जाने वाले टूथपेस्ट, अब आपका जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है? सारकी होता है। कैसा होता है? सारकी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, तो आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगामी क्या है कि अपन मैं आपको बता दूं कि ये जो इस वाली जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें अपन सारी जो भी आपकी एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, तो उनसे संबंधित अपन सारा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर साइंस में आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं ना, तो मुश्किल से मेरे साथ 5 से 7 दिन रुक जाना आप, तो आपके सारे नंबर यहाँ से अच्छे कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की अपन चर्चा कर लें। एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय विलयन में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, एक तो अम्ल का जलीय विलयन है, ये आप एक आपके जो क्षार है उसका जलीय विलयन है। तो देखिएगा इनमें कौन कौन सा कथन सत्य है। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये चीजें। जैसे ये अपना क्या होता है, पीएच स्केल होता है। जैसे 0 से स्टार्ट हो, सॉरी यहाँ 7 होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा? 14 तक चलेगा। तो अब आपको पता है कि जैसे अम्ल सामर्थ्य जो है वो इस साइड चलोगे ना आप, इस साइड, तब आपकी बढ़ती है। इस साइड तो क्या बढ़ती है आपकी? जो अम्ल सामर्थ्य होगी वो इस साइड चलोगे तो बढ़ेगी, और सार की जो सामर्थ्य होती है वो आपकी इस साइड जाओगे तो बढ़ेगी। अब मेरे को बताओ कि जैसे मान लो किसी का पीएच मान तो 2 है, किसी का 3 है, तो 2 वाला अधिक अम्लीय होगा, 2 वाला अधिक अम्लीय होगा। और देखो, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, तो गलत बात है ये। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, सही बात है। पीएच अधिक होगी तो अम्ल थोड़ा दुर्बल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पीएच जितनी कम होगी सारक उतना ही प्रबल होगा। नहीं, जैसे सार के लिए जैसे मान लो किसी का 13 है और किसी का 12 है, तो सार में तो जिसकी मैक्सिमम होगी वही आपका प्रबल सार होगा, लेकिन अम्ल में इसका अपोजिट है। ठीक है, वो मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, पीएच जितनी ऊंच होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, सही बात है। और जो फोर्थ है, पीएच जितनी कम होगी सारक उतना ही दुर्बल होगा। ठीक है, ये मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो अपना 15 है कि पाचन के दौरान जो उत्पन्न जठर रस है, पाचन के दौरान जो उत्पन्न जठर रस है उसकी पीएच कितनी होती है? अब आपको पता है कि जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जठर रस है उसकी अपनी प्रकृति होती है कैसी? अम्लीय प्रकृति का। तो अम्ल की पीएच कितनी होती है? 7 से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को अपन जल में मिलाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती हैं? अभी आपको घटनाएं दे रखी हैं, तो इनमें से आपके कौन कौन सी घटना होती है? देखिएगा, आयनीकरण, उदासीनीकरण, तनुता और लवण निर्माण। अब आपको पता है कि जब जैसे मान लो कि ये आपका जल था, ठीक है, उसमें आप एसिड की कुछ बूंदे मिला रहे हो, तो आपको पता है कि तनुता तो हो रही है। ठीक है, तनु तो ये बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा क्या होगा आपका? इसका होगा आयनीकरण, क्योंकि इसमें आयन भी टूटेंगे। ठीक है, क्या होंगे इसमें? क्योंकि जो आपका जल है उसमें जैसे आपके अम्ल होगा तो H प्लस आयन देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिएगा अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद देखिएगा अपन अगले क्वेश्चन पे चले। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो अपना 17 रहेगा कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल सारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? जैसे आपका लिटमस है, या फिर हल्दी है, या फिर जो वेनिला सत्व आता है, या फिर जैसे पिटूनिया की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो होंगी। तो देखिएगा आपको पता है कि इसके लिए आपका देखो ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो वैसे अम्ल सारक सूचक के रूप में आप लिटमस का भी प्रयोग करते हैं, ये भी कंफर्म है। लेकिन अगर जैसे दृष्टि दोष युक्त आप हो, अगर आपको जैसे मान लो कि दूरदृष्टि हो या निकट दृष्टि दोष हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो वेनिला सत्व है, एसेंस इसको बोलते हैं, ये आपको करके आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सूचक के रूप में अपन क्या लेंगे? वेनिला सत्व बोल दो या एसेंस बोल दो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो अपना 18 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ
उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। अब आपको पता है भाई, आपका जो मार्बल हो गया, या फिर जैसे आपका चूना पत्थर है, ठीक है, या फिर आपका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है, खाने का सोडा होता है, या फिर आपका चूना है। अब आपको पता है कि जो चूना होगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, क्योंकि इसका जैसे आपका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसमें कार्बन नहीं है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो चूना आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि जैसे इसका भी आपका NaHCO3 है, ठीक है, तो ये CO2 देगा आपका। जैसे आपका संगमरमर जो होता है मार्बल, जैसे CaCO3 है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें भी एक ये मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का, अम्ल कौन सा है। नींबू का रस, अब मानव रक्त है, उसका जो pH है 7.4 होता है, तो ये तो सार हो गया। चूने का पानी सार ही है, प्रति अम्ल तो सार हो गया, सार को आप प्रति अम्ल बोल सकते हो। तो नींबू का रस आपका कैसा है, अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलते हैं अपन जो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो RRC जो ग्रुप डी एग्जाम है, उसमें लगभग आपके सारे क्वेश्चन NCERT से ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 20 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा कि विद्युत अपघट्य है, जो आपका विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण 2.1 लगाया गया है। देखो ये आपका कोई डायग्राम देगा आपको, ठीक है। अब कौन सा कथन सत्य है कि बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है, ठीक है भाई। इसमें क्या है आपका, आप देख सकते हो, जैसे इसमें एक तो तनु NaOH है, सोडियम आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड है। तो देखिएगा, तो विद्युत बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य नहीं है। क्योंकि इसके लिए आपको पता है कि जो बैटरी है उसमें जैसे करंट के लिए इसमें विद्युत अपघट्य का निर्माण जरूरी है, तभी तो वो आयंस में टूटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर एक तो गलत, एक तो आपका यहीं से गलत हो गया। उसके बाद अपन बात करें कि बल्ब चमकेगा, ठीक है, बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH प्रबल सार है। अब जब NaOH आपका प्रबल सार होगा, और क्योंकि आपको पता जैसे ये NaOH हो गया आपका, NaOH की बात करें तो इसका जलीय विलयन में कैसे टूटता है, Na तो प्लस का बनाता है, प्लस OH किसका बनाएगा, माइनस का बनाएगा, तो आयंस बन गए। अब जब आयन बनेंगे तो विद्युत धारा क्या होगी, फ्लो होगी आपकी, विद्युत धारा क्या होगी, बहेगी। तो बल्ब के क्या करेगा, चमकेगा बल्ब। क्योंकि जैसे मान लो विद्युत अपघट्य जो बन रहे हैं, तो जब आयंस बनेंगे तो आपका बल्ब आपका चमकने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ से देखो सी में दे रखा है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के, लगभग अपन ने 20 क्वेश्चन देखे हैं। तो लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता दूं कि 10th NCERT से कवर किए गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको वापस से रिकैप करके देख सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।